अभी पीछे को कर दो। वो नहीं जाने। अच्छा मेरे को हाथ लगाना। नहीं दिख नहीं रही ऐसे ही। जला दीजिए। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से तिहाड़ गांव से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बात तिहाड़ गांव के वाल्मीकि मंदिर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है और तिहाड़ गांव के सभी बाशिंदे, सभी लोग, सभी बहुजन समाज से संबंध रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद है। और हमारे यहाँ पे पूर्व MP जो रहे हैं महाबल मिश्रा जी भी हैं और अजय चौधरी जी भी हैं। उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। ये वाल्मीकि मंदिर में अंबेडकर जयंती मनाई गई, दीप प्रज्वलित करके, और कुछ खास लोग भी मौजूद थे जिसमें महाबल मिश्रा जी है जो कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं और अजय जी भी है जो कि तिहाड़ गाँव में एक माननीय हस्ती है। उनसे भी बात करते हैं। सर थोड़ा सा बताइए सर अंबेडकर जयंती के विषय में। बाबा साहब की जयंती का आज 130वें बर्थडे है जो हमारे गांव में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कोविड के चलते अब कुछ संख्या कम में, जैसा सरकार का आदेश है उस विषय में छोटा मनाया जा रहा है। तो भजन जी मिश्रा जी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और मैं बाबा जी को नमन करता हूँ। बाबा जी का ही संविधान आज हम जो यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं बाबा जी के संविधान से कर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ बाबा जी को कि जिस संविधान से आज पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसकी चर्चा है। धन्यवाद। सर कुछ आप भी बताएं अंबेडकर जयंती। जयंती के अवसर पूर्व संध्या पर आज तिहाड़ गांव के वाल्मीकि मंदिर में बड़ा सादगी से कोरोना के वजह से जो भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वीं जयंती मन रही पूर्व संध्या पर मैं आयोजकगण को बधाई देता हूं। साथ ही आज जो ये प्रजातंत्र देश में हमें मौलिक अधिकार मिला और उस मौलिक अधिकार के साथ आज पूरे हिंदुस्तान के लोग आज प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार और हर कानून में बंद करके जो जिस उन्नत करने का रास्ता बताया उन्हें चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से ये दिया ही नहीं, ये अम्बेडकर जयंती के जब अम्बेडकर अभी दिया जला है, ये लौ है, हर घर में लौ जलता है। यदि ये कानून नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ उन महान आत्मा को चरणों में सर झुका के प्रणाम और प्रत्येक नागरिक को मैं आग्रह करता हूँ उनके लौ को प्रत्येक घर में इस तरह से जलाते रहें और उनके आदर्श को हम जीवन में उतारते रहें जिससे हम और उन्नति करें। जय हिंद, जय भारत। सर आपको क्या लगता है आज संविधान को माना जा रहा है? देखिए, संविधान आम जनता तो मान ही रहा है संविधान। अब जो संविधान नहीं मान रहा है वो जाने, लेकिन आम लोग संविधान को। आप भी सांसद रहे और वर्तमान में जो सरकार है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो सांसद है, जो भी पार्टी है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो संविधान के हिसाब से चल रहे नहीं चल रही? देखिए, देश में कोई भी आदमी बिना संविधान का नहीं चल सकता। बाकी ऊपर क्या हो रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी है वो कानून के तहत बंधे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ वो देखें, हम प्रजातंत्र देश के नागरिक हैं और सब कोई कानून हम मानते हैं, कानून मान के चलते हैं। जो लोगों से बात करते हैं यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है और उन्होंने बुक में क्या लिखा है? सर आपने बाबा साहब के ऊपर बुक लिखी है तो थोड़ा बताओगे आपने क्या क्या? ये लेना फोटो खींचना दोस्त। हेलो, मैंने अपनी बुक के अंदर बाबा साहब, मैंने 8 अध्याय के अंदर पुस्तक लिखी है। 8 अध्याय के अंदर 44 चैप्टर हैं। पहला अध्याय मैंने वो लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भीमा से भीमराव बनने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली।
उसमें कबीर जी का है, गौतम बुद्ध है, साहू जी महाराज है, संतू जी लाड हैं, जो सावित्रीबाई फूले हैं, इनका बोले। दूसरे अध्याय के अंदर उनका बचपन और उनकी शिक्षा, अमेरिका तक पढ़ाई करने तक वहाँ किस वातावरण में रहे, किस तरह से उन्होंने काम किया, उसके अंदर उस अध्याय में उसका जिक्र है। तीसरे अध्याय के अंदर जो उनकी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की जो नींव थी, उस नींव के अंदर उन्होंने किस तरह से काम किया, किस तरह के संगठन बनाए, क्या सब कुछ किया, वो है। चौथे अध्याय के अंदर हिंदू धर्म के अंदर सुधार करने के उन्होंने बहुत प्रयास किए। आम जनता को ये नहीं मालूम, चाहे वो काला राम मंदिर की घटना हो, चाहे वो पानी की घटना हो, चाहे वो अंबाजी मंदिर की बात हो, उन्होंने मंदिर प्रवेश के अंदर और सबको समानता का अधिकार देने की लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई के दौरान जब वो हिंदू धर्म से सब कुछ हो गया कि जिस धर्म में आदमी को मानव नहीं समझा जाता, उस धर्म को छोड़ने का फैसले तक की ये चौथा अध्याय है। पाँचवें अध्याय के अंदर सरकार के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसमें 1935 से लेकर संविधान बनने की प्रक्रिया तक उनका जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया कि देश के अंदर जितने आज भी मजदूर कानून हैं, उनकी नींव उन्होंने इस दौरान रखी। किसानों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ के अंदर उन्होंने रखा। किस तरह से पानी, आज जो पानी हमें मिल रहा है, लाइनें मिल रही हैं, पानी को जोड़ने की बात आज प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में कर दिया था। और इस सारे बहुउपयोगी योजनाएं, जैसे जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है कि मॉडर्न भारत का निर्माता, उस सब की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दी थी। भारत जैसा गुलाम देश आज संसार की महाशक्ति बनी है। सेनाओं का उन्होंने पूरा ये करके किस तरह से सुधार किया जाए, किस तरह से उनका गठन किया जाए, सारी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौरान में करी। ये हमने अपने 5वें अध्याय के अंदर, हर अध्याय में 4-5 वो है। छठे अध्याय के अंदर हमने संविधान बनाने की प्रक्रिया, किस तरह संविधान में क्या किया, क्या विरोध हुआ, किस तरह के लोग थे, उसके अंदर क्या प्रावधान थे, किन प्रावधान को लागू करने के लिए किस तरह की बहस चली, ये सारी चीज़ उसमें दी है हमने। 7वें के अंदर बाबा साहब ने कि महिलाओं को, हालांकि हमारे यहाँ दुख की बात यह है कि महिलाएं नहीं समझती हैं, बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो महिलाओं के लिए ना केवल संविधान में व्यवस्था की है, उसके बाद हिंदू कोड बिल लाकर, जो आज कह रहे हैं ना एक कानून बनना चाहिए, जिसकी शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर ने करी थी कि यहाँ पर जो इस तरह के हिंदू धर्म में भेदभाव, ये सब कुछ है, ख़ास तौर से महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो उस समय पता लग गया कि ये लोग कितने प्रगतिशील हैं। अपने ओबीसी के वर्ग से आते थे पटेल, पूरा उसका विरोध किया, और गांधी तो पूरी तरह से अगेंस्ट था, जबकि वो तीसरी श्रेणी का था। इवन मैं इस बात में जवाहरलाल नेहरू को मेरिट देना चाहूँगा कि उन्होंने बाबा साहब का विरोध कहीं नहीं किया, उनके पीछे सपोर्टिंग रहे। तो इस सारी चीज़ों को करते हुए और उसके बाद उन्होंने किस तरह से ओबीसी को संगठित करा, ओबीसी के लिए दलित को किस तरह जोड़ने की कोशिश, और किस तरह से ब्राह्मणी समाज ने दलितों को बांटने के लिए वाल्मीकि चौपाल, खटीक धर्मशाला, धोबी धर्मशाला, ये इस तरह बनाई कि दलितों की बजाय इनके अंदर फूट डालने के लिए, और पंडित जी वहाँ बैठ के इनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, आज भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने साथ में उसके अंदर उनकी बौद्ध धर्म की दीक्षा तक से लेकर, और बौद्ध धर्म जो है बाबा साहब ने ऐसे नहीं ले लिया अचानक, उन्होंने 4 धर्मों की पूरी तुलना की है कि इसके संस्थापक कौन थे, इसके नियम क्या थे, इसको किस तरह से लागू करे। उसमें मुस्लिम धर्म भी है, उसमें ईसाई धर्म भी है, उसमें हिंदू धर्म भी है। तो उन्होंने इस चीज़ को पाते हुए कि बौद्ध धर्म के अंदर चमत्कार नहीं है, क्योंकि चमत्कार से कभी किसी का भला नहीं होता, चमत्कार नहीं होते, आदमी अपनी बुद्धि और विवेक का विकास करके सब कुछ कर सकता है। इसको लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म किया, और उसके बाद उनका परिनिर्माण वाली तक उसका तो उसके बाद आज भी बाबा साहब की थॉट को यदि लागू किया जाए हर क्षेत्र में, जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने रिजर्व बैंक उन्होंने बनाया, प्लानिंग कमीशन उनकी योजना है, अपना रोजगार केंद्र उनकी योजना है, बिजली पानी का मैंने बता ही दिया, सारी चीज़ों को बाबा साहब अम्बेडकर ने ज़िंदगी भर में महामानव बन के क्या सार दिया, ये सब चीज़ें उसके अंदर इस तरह करके। वर्तमान के हालत को आप कैसे देखते हो? वर्तमान की हालत जो है खतरनाक है। सांसद महोदय तो नहीं बोल पाए, सच्चाई है कि वर्तमान में संविधान के प्रावधानों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अटल बिहारी सरकार ने संविधान में परिवर्तन करना चाहा, दूसरा संविधान लाना चाहा, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। उसे फेल होने के बाद इसी संविधान के रहते हुए इसकी व्याख्या को इस प्रकार से करना चाह रहे हैं कि वही ब्राह्मणवादी सिस्टम आ जाए, जिसमें 3% लोगों के पास सारे अधिकार आ जाएं। इसलिए
70 साल में पूरा संविधान का पालन नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, उन्होंने सही तरह से काम किया होता तो बहुत आगे बढ़ गए होते। फिर भी उसके दौरान में जो सरकारी संस्थान बने, लाखों लोगों को, दलित समाज के लोगों को, महिलाओं को जो मुख्य धारा में आए, तो सरकारी संस्थानों के कारण आए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आए, जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से आए, कोयले की राष्ट्रीयकरण से आए और तरह तरह के संस्थान बनाने से आए। उसको बेचकर ये जो है पूरी तरह से संविधान को एक तरह से दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर सहकारी समिति बनाना चाहते थे, संसाधनों को, कृषि को भी जिस तरह से आज किया जा रहा है, कृषि कानून के बारे में, इसके बारे में भी उनका भी उत्पादन बढ़ाना ध्येय था। ये भी उत्पादन बढ़ाने की देख रहे हैं कि बड़े पूंजीपति आएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, मगर उन्होंने इस बात को सामुदायिक तरीके से कहा कि गांव के अंदर ज़मीन पूरी ले ली जाए, एक साथ खेती बाड़ी किया है, जिसका जितनी भी ज़मीन जिसका उसका आधार है, जब उसकी फसल हो जाए उसके मुताबिक उसको दे दें। यदि गांव को इकाई मानते हुए सरकार मदद करेगी तो जो पैसा अंबानी, अडानी आदि लोगों को देने से ये षड्यंत्र जो किया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसका फ़ायदा आम किसानों को होगा। यहाँ सिर्फ 10-20 लोगों को ही होने वाला है। इसलिए आज की सरकार की मंशा बहुत ज़्यादा सकारात्मक नजर नहीं आती। हमारे साथ जज भी है जो कि हाई कोर्ट के जज है, और उनसे बात करते हैं। सर, जो इन्होंने बताया निजीकरण के ऊपर, आपके हिसाब से निजीकरण सही है या गलत है? देखिए, परिस्थितियाँ हमेशा समय के अनुसार बदलती रहती हैं, तो परिस्थितियों की क्या आवश्यकता होती है उसी हिसाब से कार्य किए जाते हैं। डॉक्टर साहब ने जो अपने संविधान में सारी बातें प्रावधान किए हुए हैं वही सफिशिएंट हैं हर काम के लिए। केवल उनका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए और उनको पढ़ा जाना चाहिए। होता यह है कि हम आज के समय में पढ़ते तो है नहीं, हम सोशल मीडिया के ज्ञान को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने उनके रिसर्चेज रहे हैं, हर फील्ड पर उनके रिसर्चेज रहे हैं, बड़ी बड़ी थीसिस है, तो उन थीसिस को पढ़ा जाना चाहिए। जैसा आपने बताया कि डॉक्टर साहब ने इस्लाम का भी, क्रिश्चियनिटी का भी, सब धर्मों का अध्ययन किया था। उनको ऑफ़र था कि आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लीजिए, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी व्याख्या की कि क्यों मैं उसको ग्रहण नहीं करना चाहता, क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं मैं ग्रहण करना चाहता। इसी तरह आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जिसमें हम क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और प्रेज़ भी करते हैं, दोनों पक्ष, लेकिन उस पर भी डॉक्टर साहब ने उससे पहले, आज से पहले ही सब कुछ कह दिया हुआ है। उस पर सारी उनकी रिसर्चेज हैं, हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के अनुसार ही उसके बाद ही कुछ हमको कंक्लूजन लेना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज शिक्षा की तरफ ना जाके ज़्यादातर सोशल मीडिया, जो आपने बताया, मीडिया, सोशल मीडिया, उनकी तरफ जा रहा है और शिक्षा से दूर भी होता जा रहा है। थोड़ा शिक्षा के ऊपर थोड़ा बताएं ताकि आगे आए। हाँ, निश्चित ही केवल बहुजन समाज ही नहीं, मुझको लगता है सभी समाज के लोगों को पढ़ाई पे तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आपको अगर ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ का डेप्थ नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका एक्सप्रेशन जब तभी हो पाएगा जब आपके पास ज्ञान हो, चाहे वह मौखिक रूप से हो, चाहे लिखित रूप से हो। तो उसके लिए आपके अध्ययन की आवश्यकता होती है। और आजकल के समाज के हमारे जो बच्चे हैं, चाहे किसी भी पीढ़ी के हों, बहुजन समाज से ही हों, तो आजकल बस वर्षा मिल गया, उसी के ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। हाँ जी, सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उनको पूरा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। कौन से समय में, ठीक है, सोशल मीडिया का प्रयोग करें, लेकिन एक निश्चित समय तक ही, ये नहीं कि सारा टाइम हम उसी में वेस्ट कर दें। हम जिस क्लास में हैं उसमें जो बुक्स चल रही हैं उसकी पहले पढ़ाई करके जाएं, उसको पढ़ के जाएं, फिर वह जो पढ़ाया गया उसको फिर आकर पढ़ें, कुछ और बाहर से अध्ययन करें और बड़ी ईमानदारी के साथ हम करें। और हमारे जो संस्कार हैं, माता पिता के साथ, समाज के साथ कैसा उठना बैठना, सारे व्यवहार मिलकर है आदमी को बड़ा महान बनाते हैं। हम डॉक्टर साहब के जीवनी को देखें, डॉक्टर साहब ने कितनी संघर्षों के साथ रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा कोई उनका आचरण नहीं रहा कि जो बहुत विद्रोही रहा हो। समाज को एक साथ समरसता के साथ ले जाने के साथ सारी बातों को अपने दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा है। तो निश्चित ही उनकी जीवनी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। कुछ साहब बताओगे बाबा साहब से रिलेटेड? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि बाबा साहब ने जो हमारे बहुजन समाज है और दलित समाज है, उसको एक ही प्रेरणा दी थी और उन्होंने एक आदेश है उनका कि आप संगठित रहो, बच्चों को पढ़ाओ। जब तक आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, आप अधिकार अपना नहीं पा सकते। गवर्नमेंट से अगर कोई अधिकार चाहिए तो पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ
और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक बात कही थी कि संगठित हो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे जब तक हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही देन हमें हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिनका आज हम क्षेत्र में जन्मदिन मना रहे हैं, यही मेरा आपसे कहना है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये था नारा जो बाबा साहब ने दिया था। और आज भी देश के हर गांव में, पूरे देश भर के अंदर, हर कॉलोनी में, हर घर में गुनगुनाया जाता, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। शिक्षित लोग हुए लेकिन आगे निकल कर नहीं आए। संगठित की बात आती है, अगर एक सरकारी नौकरी निकलती तो 10 लाख लोग आ जाएंगे। आरक्षण को बचाने के लिए निकलते तो 10 लोग बाहर नहीं आते। 10 लाख आ जाते एप्लीकेशन के लिए, लेकिन आरक्षण को बचाने के लिए 10 लोग बाहर निकल के नहीं आते। ये कि संगठित होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से, तिहाड़ गाँव से। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।